था। शाहरुख पे क्रश रहा है आपका? बहुत भारी वाला। अच्छा। पहले मेरे बच्चे को कभी होता था। ऐसा भी होता था लोग नसें काटते थे? नहीं, नस या काटने वाली तो ब्लड उम्र से मेरी निकल चुकी खत थी। नहीं, उस जमाने में खत लिखा करते थे, ऐसा कुछ किया कभी आपने? नहीं, कि ऐसा खत लिखा ऐसा हो मैंने या ये कुछ? सब नहीं किया। अच्छा। क्योंकि शाहरुख से मुझे मिलने का ही टाइम मिल गया था, अच्छा, तो मुझे ओके। खत लिखने की हाँ, जरूरत तो ही जब नहीं अपने पड़ी थी। क्रश से ही मिल लिए तो हाँ। तो नहीं, जब मैं मिली थी उससे अच्छा। पहले क्रश नहीं था। ओके। मेरा बेटा, उसको शाहरुख बहुत पसंद था। ये अच्छा। मेरा ख्याल है उसकी फिल्म दिल है हिंदुस्तानी अच्छा। जब रिलीज हुई थी तब की बात है। ओके। एंड समहाउ कुछ मित्रों ने मदद की हमारी, और हम बॉम्बे पहुंच गए। ओके। हम उसके ऑफिस में नीचे बैठे हुए थे और हमको वेट करने को कहा गया। तो आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया। तभी जूही चावला नीचे उतर के आई और उसने, नौकरी में ही मैं पाती थी कि वो साहब हमें अपनी वाइफ का ट्रांसफर चाहिए। क्यों चाहिए? वो मेरी मदर उम्रदार है, उनकी तबीयत खराब है। तो भाई माँ आपकी है, आप भी 1 महीने की छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से। मैं तो ये कहूंगी कि हर महिला को अपनी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हर महिला को अपने लिए रिस्पेक्ट सबसे पहले आना चाहिए। आप अपनी चिंता करें, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करें, और फिर सारा रास्ता आसान हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में सबसे प्रायोरिटी में अपने बच्चे से भी ज्यादा अपने को प्रायोरिटी में रखा, और मैंने अपने बच्चे को भी ये सिखाया कि उसे भी जीवन में अपने को नंबर 1 रखना चाहिए, मुझे नंबर 2 पर वो रखे। आई थिंक ये सिंगल मदर के जो चैलेंज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और तन्मय तो उस समय केवल 2.5 साल के थे। अच्छा। जब उनके फादर की डेथ हुई, दैट वाज 95 की बात है। मैं बाराबंकी में डीआईओएस थी। अच्छा। और केवल इतना ही नहीं होता कि आप पर इमोशनल प्रेशर होता है, कई तरह के सामाजिक दबाव भी होते हैं, और स्पेशली अगर आपकी उम्र कम हो तो और मुश्किल होता है ना। अलग अलग तरह के से आपको देखा जाने लगता है। ऐसे देखा जाने लगता है कि जैसे आप तो बिल्कुल फ्री का आइटम हो हाँ, ना, बिल्कुल। है ना। हाँ, अभी भी है इस तरह से का। देखा जाता है कि ये सुनते ही सामने वाले की निगाह में आपको चमक दिख जाएगी कि आप सिंगल हैं। दूसरा एंगल ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। जब पति पत्नी दोनों होते हैं तो घर का बैलेंस मेंटेन होता है। इसमें सिंगल मदर भी है और वर्किंग भी है अगर, और एक बच्चे को देखना, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो 100% कॉम्प्रोमाइज होता है। शाहरुख, आई कैन वेट एंटायर लाइफ फॉर यू। के गार्जियन या उनके पति लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं आप तो महिला है, महिलाओं का दर्द समझेंगी ना। तो मैं कहती हूँ ना। तो आप एक फेमिनिस्ट हैं मैं मानूं? मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो राइट बेस्ड बातें करना, समानता पूर्वक बातें करना पसंद है। इस समाज में ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी को एक भी टीचर, एक भी कोच ऐसा मिल जाए तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ कि छोटे शहर में रहते हुए भी मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे इतने बड़े सपने देखने के लायक बनाया। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, तो छोटे जिलों की एक अपनी कहानी होती है और उसका एक अपना स्ट्रगल होता है। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज पॉडकास्ट में हमारी जो गेस्ट हैं उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिद, जुनून और संघर्षों की जिंदगी। मतलब जो ठाना उसको पाया भी। एक गोंडा जैसे छोटे से शहर से शुरुआत होती है, सरकारी स्कूल, यूपी बोर्ड के स्कूल से पढ़ाई, लेकिन फिर उसी एजुकेशन सिस्टम में कई बड़े ऑफिसर्स के पदों पे आप सुशोभित हुई। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर से सफर शुरुआत करके कई जिलों में डीआईएस रहते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर एडल्ट लिटरेसी में डायरेक्टर पद तक पहुंचना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि 1985 का वो दौर था जब आप पीसीएस के रूप में आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना। जी। ललिता प्रदीप मैम का स्वागत है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आप एक प्रेरणा भी हैं उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए। मैं बार बार कहता हूँ ये पॉडकास्ट क्यों आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपने एक संघर्ष देखा हो, एक सिंगल मदर का संघर्ष देखा हो, या आपने अपने बदौलत अपने खुद के संघर्षों के दम पे एक मुकाम बनाया हो, तो आप रिलेट कर सकती हैं ललिता प्रदीप मैम से। क्योंकि वो दौर था जब आपने मैम
सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में आपने लंबा समय दिया ऑफिसर्स के तौर पे। अभी आप जिस पोस्ट पे उस पे बाद में बातें करेंगे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपने समय दिया है, और लेकिन यूपी बोर्ड और खास करके सरकारी स्कूलों की जो छवि है, क्या वजह है कि पेरेंट्स के दिमाग में वो नैरेटिव जो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल का जो चल रहा है, क्या सरकारी स्कूल वास्तव में अभी इतने पिछड़े हैं? आप उन्हीं स्कूलों से आप आई या हम लोग के पेरेंट्स आए, बहुत दूर तक का सफर तय किया, तो कहाँ दिक्कतें रह गई? आप इस डिपार्टमेंट में तमाम अलग अलग पदों पे ऑफिसर्स रही हैं, बहुत करीब से देखा होगा। मैं सबसे पहले तो ये जो नैरेटिव है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, मैं इसको ही खत्म करती हूँ। मेरा अपना मानना है कि हमारे बच्चे पढ़ें, ये हमारे पूरे समाज का और हमारी राजनीतिक नीतियों का जो लक्ष्य है वो यही है कि बच्चे पढ़ें। पढ़ने के लिए चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। सरकारी स्कूलों पर जो आपने अभी टिप्पणी की कि प्राइवेट और सरकारी का एक क्वालिटी और कहीं इस तरह जी। का जो इंडिकेशन आप दे रहे हो, जैसा आपने कहा भी कि हमारे बाप दादा उन्हीं स्कूलों के पढ़े और निकले। हमारे ताऊ जी आईएएस ऑफिसर थे और उन्हीं सरकारी स्कूल से सरकारी पढ़े। स्कूल, गांव के सरकारी जी। स्कूल के पढ़े हुए। मेरे पिताजी लॉयर थे और 50s में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था और उन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले वो। हम लोगों ने तो वही देखा ना। वो अलग बात है, मैं शायद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ी, शुरुआती दौर में 1-2 कक्षाएं गई होंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं कम उम्र की थी और ज़्यादा जिद करती थी जाने के लिए, तो मेरी उम्र 6 महीने घटा के लिखा दी अच्छा। गई। ये आजकल स्कूल भी चलता है, आज चलता भी ही चलता होगा है। जब उस समय के तो पेरेंट इसके ये पीछे आप कोई मनोविज्ञान देखती हैं कि ये जो वो लोग हमारे बताते हैं कि जैसे हमारे आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और है और स्कूल में कुछ और है, कोई साइकोलॉजी कुछ भी? ऐसा नहीं, तब मेरा ख्याल है इतना पर्टिकुलर नहीं रहते नहीं, होंगे। आज भी पेरेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आज हो सकता है वो ट्रिक के साथ करते हों, उससे ओके। जुड़ी हुई सुविधाओं के कारण करते अच्छा। हों, लेकिन तब के पेरेंट मुझे नहीं लगता है कि वो इतना लॉन्ग टर्म सोचते होंगे कि इससे राशन कार्ड बनना है हाँ और हाँ हाँ, इससे सही बात है। सरकारी सुविधा आपको मिलनी है या आपकी नौकरी में आपको हाँ, जैसे हमारे आजकल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और उन अगर सबको हमारे देखते हुए। पिताजी ने ये सोचा होता कि हमारी लड़की 6 महीने पहले रिटायर हो जाएगी ऐसा डेट ऑफ तो बर्थ उन्होंने, लिखने पर, तो सही ऐसा बात है, उन्होंने ना किया कम होता किया ना। होता है। तो इट जस्ट कि शायद मैं जिद करती थी तो मेरा एडमिशन हो जाए, मैं पढ़ने इसलिए चली जल्द जाऊं। बढ़ा स्कूल के। ने कहा होगा कि ये अगर उम्र नहीं दिखाई जाएगी, ऐसा मैं सुनती हूँ अपने घर में। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ी गोंडा के, वहां पर साइंस स्ट्रीम ही नहीं थी। मतलब मुझे यही नहीं मालूम कि अगर मैं साइंस की स्टूडेंट होती तो कैसी स्टूडेंट होती। सही बात। मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, मैंने साइंस नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। तो छोटे जिलों की एक अपनी कहानी होती है और उसका एक अपना स्ट्रगल होता है। लेकिन मैंने वहीं अपना डिग्री का कोर्स भी लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज से किया था और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा था और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे और एक बहुत अच्छी नींव, बहुत अच्छी ग्राउंडिंग वहाँ से हमें मिली, एथिकल वैल्यू भी मिली ना। उसके बाद जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो हमें शिक्षक ही देते हैं ना। अपने परिवार को छोड़ के केवल शिक्षक एक ऐसा होता है जीवन में, अगर किसी को एक भी टीचर, एक भी कोच ऐसा मिल जाए तो वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा बिल्कुल, सकता है। सही मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ कि छोटे शहर में रहते हुए भी मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे इतने बड़े सपने देखने की लायक बनाया कि मैं वो कुछ कर सकी जीवन आज में। के दौर में आपको लगता है कि छोटे शहरों में जो जो छोटे जिलों की आप बात कर रही हैं, वहाँ स्कूलों में इस तरह की चीजें हैं भाई आज या का दौर चीजें तो बदल? बहुत खूबसूरत दौर है। इस तरह से कहूँ कि टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आप 2000 ऑनवर्ड देखें, हमारे यहाँ तो अब आईटी एक्ट भी है 2000 का। चाहे वो लीगल मामले हों, हर चीज में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है। एजुकेशन में भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया। स्पेशली कोविड जो आया, वो जितनी चुनौतियां मेरा ख्याल है शिक्षा विभाग के लिए था, उतना शायद ही किसी सेक्टर के लिए पूरे समाज में रहा हो। और वो चुनौती केवल हमारे प्रदेश या देश तक ही नहीं, एक ग्लोबल चुनौती रही। बच्चों के स्कूल छूट गए। ऐसे में टेक्नोलॉजी जो आई, तो आज के दौर को तो मैं सबसे अच्छा दौर मानती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी
भेद नहीं करती है कि आप गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, आपका जेंडर क्या है। जो भी डिवाइस जो भी हैंडल कर रहा है डिवाइस उसके लिए एक जैसा लेवरेज देता है। तो इक्वलिटी का जो लेवरेज है वो टेक्नोलॉजी के युग में है। तो आज की डेट में तो आप यूं समझ लीजिए कि रूरल अर्बन हर चीज का भेद मिट मिट चुका है। तो रिमोट का भी अगर स्कूल है तो वहां का बच्चा भी जो ऑनलाइन मटेरियल रिसोर्स मटेरियल दिए जा रहे हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा, बिल्कुल। रिपोजिटरी है जिसमें मॉडल क्लास कैसे चलाए जाएं, उस पर अच्छे देश भर के अच्छे अच्छे शिक्षकों के क्लासेस उसमें दिए जाते हैं। और उनकी एक्सेस हर गार्जियन को, हर बच्चे को, हर टीचर को है। आपने मैम जेंडर की बात की, जी। तो जेंडर की जब आपने बात की तो एक जो आपका समय रहा होगा महिलाओं के लिए, क्योंकि वो दौर जब आप 85 की अगर मैं बात करूं, जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती हैं, उस समय महिलाओं के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अभी भी है, लेकिन वो दौर तो एक और ज्यादा चुनौती लेकर आया। क्या कुछ आपने क्या कुछ संघर्ष देखा है उस दौर का, कुछ अगर आपको याद आता हो जो साझा करना चाहें? महिलाओं की चुनौती और जेंडर की बात जब आप करते हैं तो मैं तो बहुत ही सैंटी हो जाती हूँ ना, और थोड़ा सा साइड भी लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने तो हमें पूरे अधिकार दिए। संविधान ने कोई भेद नहीं किया। समानता और समता का ही मूल सिद्धांत है हमारे संविधान में, और ये हमारे फंडामेंटल राइट है। उसके बाद भी इस समाज में ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ता है। आश्चर्य इस बात का होता है क्योंकि वही परीक्षा आप पास करके आते हो, उसी तरह की ट्रेनिंग आप करके आते हो, इंटेंस ट्रेनिंग करके, और सारे एक्सपोजर आपके आपके पुरुष सहकर्मियों के साथ होते हैं। लेकिन जब आप एक पद पर जाते हो तो वहां से विभेद शुरू हो जाता है। वहां से आपका जो आकलन है वो एक किसी लोअर पेडेस्टल पर किया जाता है। मैं भी जब पहली पहली बार जनपद का चार्ज मुझे बाराबंकी में मिला था तो मैं ऐसे ही माहौल देखती थी कि अविश्वास होता था लोगों को। कि मतलब एक और महिला नहीं कर सकती है, ऐसा हाँ, कुछ? ऐसा वो दिखाएं भले ना, पर ऐसा महसूस होता था कि विश्वास नहीं है, लीडरशिप में विश्वास नहीं होता। एक बड़ी छोटी सी घटना है कि एक बहुत ही इंटीरियर का स्कूल था, कुछ प्रॉब्लम थी और वो शायद वहाँ सालों से पेंडिंग पड़ी होगी, और कुछ ऐसा वेदर भी था, बरसात बरसात का टाइम। हम अपनी टीम के साथ पहुंच गए थे और उसके बाद मुझे जो जनपद में लोगों का रिस्पांस, वहाँ के उस समय के जो लोकल विधायक जनप्रतिनिधिगण होते थे, वो जब मुझे मिलते थे तो वो कहते थे कि आप अगर उस स्कूल में पहुंच गई फिर तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि मतलब क्या मुझे इस तरह के टेस्ट अभी और कई बार देने देने पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मतलब आपने ये कमाल है ये। बोला तो मुझे याद आया कि अभी एक फिल्म आई थी, उसमें कहते हैं कि स्त्री है कुछ भी कर सकती है। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि स्त्री है कुछ भी कर सकती है? आखिर लोग ये क्यों नहीं मानते हैं कि स्त्री है तो क्यों नहीं कर सकती? ये सामाजिक सोच है ना, नैसर्गिक नहीं है ये। हम्म, नो, नेचर ने ऐसा नहीं बना के भेजा है। नेचर ने तो हमें क्वालिटी के साथ भेजा है। ये हो सकता है कि पुरुष की क्वालिटी, उनकी कुछ अलग विशेषताएं हैं, महिलाओं की अलग विशेषताएं हैं। आज के समाज में जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ इधर जो केसेस आए हैं, जैसे कुछ पति प्रताड़ित हुए, उन लोगों के केसेस आए कि पत्नियां मुझे प्रताड़ित कर रही हैं, कुछ सुसाइड हुए। तो आपको लगता है कि ये सब जो मामले आए, इसने महिलाओं को लेकर, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं, या वो उसके खिलाफ एक कहीं नैरेटिव एक सेट? एक नैरेटिव सेट तो किया ही है, अविश्वास का नैरेटिव सेट किया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वास्तव में प्रताड़ना है वो महिलाओं का कम हो कम गया हो है और गया है या महिलाएं समाप्त ज्यादा हो वो गई कर है। रही हैं। ये केवल इतनी सी बात है कि हो सकता है कुछ डिग्री का अंतर आया है ना? मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इन झूठी घटनाओं से ये कदापि हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, ये कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए कि उनके प्रति कोई अत्याचार का भाव अब नहीं रह गया है। अभी भी बहुत मतलब सारी आपको लग रहा है महिलाएं कि हैं। अभी भी महिलाएं हाँ, दमित हैं, शोषित हैं समाज में, मैं मतलब ये उनके दमित शोषित शब्द मतलब मुझे बहुत उनके, पसंद नहीं जी जी, आते हैं महिलाओं तो के उनके लिए। खिलाफ मतलब शोषण है ये अभी है भी? कि उन्हें समानता का जो अधिकार है वो अभी पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है, और जो कि राइट बेस्ड है, जो अधिकार पर आधारित है, और ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इसके संस्कार परिवार से मिलते हैं। और दूसरी, जब परिवार शिक्षित होता है या व्यक्ति शिक्षित होता है
तब वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत होता तो है। आप एक फेमिनिस्ट हैं मैं मानूं? मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो राइट बेस्ड बातें करना, क्योंकि समानता पूर्वक आजकल बातें करना पसंद करती आजकल हूँ। फेमिनिज्म पे भी सवाल नहीं, उठते हैं मैं फेमिनिज्म कि कट्टर। फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक ऑफिस में थी और वहाँ इसी तरह का एक केस हुआ था, तो या मेरे पास जब भी मैं अपने मतलब एक बड़ा स्वाभाविक होता है कि महिला अधिकारी जब होती है तो जो पब्लिक आती है वो स्पेशली के बिल्कुल। गार्जियन या उनके हाँ। पति लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं आप तो महिला है, महिलाओं का दर्द समझेंगी ना। तो मैं कहती हूँ ना, हाँ, हम तो सबके दर्द सही समझने के लिए बात है। यहाँ पर बैठाए बिल्कुल। गए हैं ना। तो यहाँ पर हम महिला पुरुष का भेद नहीं करते। तो मैं फिर कह रही हूँ कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ लेकिन मैं उनके अधिकारों की अधिकार की बात करती हूँ, महिलाओं के समानता अधिकार। की बात मैं करना पसंद करती हूँ। किसी पुरुष को भी अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो मैं हमेशा खड़ी हूँ उसके लिए बात अपने करने के लिए। मैम महिला अधिकारों की बात की। आप वो महिला हैं जिन्होंने एक सिंगल मदर के रूप में भी काम किया। अपने बेटे को, मुझे जहाँ तक पता है कि 3 साल के तन्मय थे आपके बेटे जी। जब आपके पति गुजर गए थे। हाँ। और वो दौर था, आप एजुकेशन ऑफिसर भी थी। किस तरह की चुनौतियां एक सिंगल मदर के रूप में आपने उठाई हैं और कितना संघर्ष आज के समय में आप देखती हैं सिंगल मदर के लिए? क्या अभी भी उसी तरह की चुनौतियां हैं? आई थिंक ये सिंगल मदर के जो चैलेंज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और तन्मय तो उस समय केवल 2.5 साल के थे अच्छा। जब उनके फादर की डेथ हुई। दैट वाज 95 की बात है, मैं बाराबंकी में डीआईओएस थी। अच्छा। और केवल इतना ही नहीं होता कि आप पर इमोशनल प्रेशर होता है, कई तरह के सामाजिक दबाव भी होते हैं। और स्पेशली अगर आपकी उम्र कम हो तो और मुश्किल होता है ना। अलग अलग तरह के से आपको देखा जाने लगता बिल्कुल। है। ऐसे देखा जाने लगता है कि जैसे आप तो बिल्कुल फ्री का हुँ, आइटम हो एसेट है, ना, हाँ, बिल्कुल। है ना। हाँ, अभी भी है इस तरह इस से तरह का। देखा जाता है हुँ, कि ये सुनते ही सामने वाले की निगाह में आपको चमक दिख जाएगी कि आप सिंगल हैं। हुँ? तो एक तो ये बिल्कुल अलग एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। जब पति पत्नी दोनों होते हैं तो घर का बैलेंस मेंटेन होता है। इसमें सिंगल मदर भी है और वर्किंग भी है अगर, और एक बच्चे को देखना, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो 100% कॉम्प्रोमाइज होता है। क्या कुछ तो मतलब उनको अगर एक तरह से मैं कहूँ नसीहत या कुछ अगर आप सुझाव एडवाइस कुछ देना चाहें ऐसे सिंगल मदर्स को कैसे मैं अ, तो ये कहूंगी कि हर महिला को अपनी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हर महिला को अपने लिए रिस्पेक्ट सबसे पहले आना चाहिए। आप अपनी चिंता करें, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की चिंता करें, और फिर सारा रास्ता आसान हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में सबसे प्रायोरिटी में अपने बच्चे से भी ज्यादा अपने को प्रायोरिटी में रखा। और मैंने अपने बच्चे को भी ये सिखाया कि उसे भी जीवन में अपने को नंबर 1 रखना चाहिए, मुझे नंबर 2 पर वो रखे। ये अगर बार्गेन हम करते हैं लाइफ में, तो ये त्याग और बलिदान का जो एक बड़ा भारी भरकम शब्द बनाया एक गया है। आवरण, एक ऑरा हाँ, खड़ा किया ये गया है। और ये त्याग की अपेक्षाएं जो महिलाओं से ही केवल की जाती रही हैं और उनको ग्लैमराइज किया जाने लगा, ये उचित नहीं है, ये समाज के लिए घातक है। नौकरी में ही मैं पाती थी कि वो सब हमें अपनी वाइफ का ट्रांसफर चाहिए, क्यों चाहिए? वो मेरी मदर हुँ, उम्रदार है, उनकी तबीयत खराब है। तो भाई माँ आपकी हैं, आप भी 1 महीने की छुट्टी ले लो अपने ऑफिस से। हुँ, हाँ, ये चीज़। लेकिन आप अपने पत्नी का वर्क प्लेस चेंज करवाना चाह रहे हो, उससे कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रहे हो, पर आप अपनी ही मदर के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि ये त्याग की अपेक्षा आपको अपने सिर्फ़ वाइफ से है वाइफ से। केवल। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें अपनी पूरी सोच समझ को बदलने की जरूरत है। और महिलाओं को अपने प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होने की भी जरूरत है। और स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, फाइनेंशियली अपने आप को, चाहे वो वर्किंग है तो भी, नॉन वर्किंग है तो भी, उन्हें अपनी आर्थिक स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए कोशिश लगातार करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग। हुँ, अभी कितनी भी बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं भी ऐसी आती हैं कि जी बड़े निर्णय, आपको 5 लाख का चेक काटना पड़ जाए तो आप बिना पति से पूछे हुए नहीं काटेंगे, हाँ?
लेकिन पति हो सकता है 2-4 मौकों पर बिना आपको बताए हुए ऐसा कर देता है ना? सही बात। पुरुष नहीं इसमें हिचकिचाता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग का पावर है महिलाओं को, इसको अपने घर और बाहर दोनों बराबर की क्षमता में प्रयोग करने की तो अपने शुरुआत करनी चाहिए। अपने को फर्स्ट रखने के लिए आपने क्या-क्या किया? इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को हटा देते हैं। खुद के लिए क्या-क्या किया नहीं, कि मैंने अपने हमेशा अपने काम को बहुत महत्व दिया, मैंने अपने स्वास्थ्य को महत्व दिया, मैंने अपनी आर्थिक स्वायत्ता को महत्व दिया और मैंने अपनी हॉबीज़ को बढ़ावा हॉबीज दिया, मैंने अपने सपनों को तरजीह दी, मैंने सारी चुनौतियों को एक तरफ दरकिनार किया। मैंने जब जिस चीज़ को शुरुआत की, मैंने हमेशा उसे अंत तक पहुँचाया। हॉबीज क्या-क्या थी आपकी? मतलब किस तरह की हॉबीज आपको पसंद है? मैं इस मामले में मेरी बड़ी वैरायटी अच्छा। है, लेकिन मैं पाती हूँ कि मुझे घूमना बहुत पसंद है और घूमने में भी ऐसा सामान्य सी जगह नहीं, मुझे हमेशा बहुत अनयूजुअल सी जगहों पर जाना पसंद है, एक्सट्रीम चीज़ों को देखना पसंद है। तो चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे मसाई मारा के जंगल हों। फ़िल्में देखती हैं आप? मैं पूरी तरह से फ़िल्मी हूँ, मतलब हाँ। हर तरह की फ़िल्म देखती हूँ। मैं कितना भी आप कचड़ा फ़िल्म का नाम लो, मैंने पक्का उसे देखा होगा। और मैं तो अपना हीरो एक आपको कौन-सा पसंद रहा है इसका? अब इस अगर समय तो मतलब किसी ज़माने में शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद अच्छा, होता शाहरुख पे था। क्रश रहा है आपका? बहुत भारी वाला। अच्छा। पहले मेरे बच्चे को कभी होता था। ऐसा भी होता था लोग नसें काटते थे नहीं, नस या काटने वाली तो ब्लड उम्र से मेरी निकल चुकी खत थी। नहीं उस जमाने में खत अब लिखा करते थे, ऐसा कुछ किया कभी आपने नहीं, कि ऐसा खत लिखा ऐसा हो मैंने या ये कुछ? सब नहीं किया। अच्छा, क्योंकि शाहरुख से मुझे मिलने का ही टाइम मिल गया था, तो अच्छा मुझे ओके। खत लिखने की हाँ, ज़रूरत तो ही जब नहीं अपने पड़ी थी। क्रश से ही मिल लिए तो हाँ, तो नहीं, जब मैं मिली थी उससे अच्छा, पहले क्रश नहीं था। ओके, मेरा बेटा, उसको शाहरुख बहुत पसंद था। ये अच्छा, मेरा ख्याल है उसकी फ़िल्म दिल है हिंदुस्तानी अच्छा। जब रिलीज़ हुई थी तब की बात है। ओके, एंड समहाउ कुछ मित्रों ने मदद की हमारी और हम बॉम्बे पहुँच गए। ओके। हम उसके ऑफ़िस में नीचे बैठे हुए थे और हमको वेट करने को कहा गया। तो आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया। तभी जूही चावला नीचे उतर के आई और उसने मेरी तरफ देखा एंड शी सेड शाहरुख से मिलना है? तो मैंने कहा हाँ। अच्छा, उसने कहा उसने टाइम दिया? आई सेड हाँ, मुझे कम्युनिकेट ऐसे किया गया। और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड, मैं तब तक कोई एक्साइटमेंट ओके। मुझ में नहीं था। हुँ, क्योंकि वो उससे पहले कुछ समय पहले लखनऊ आया था और लखनऊ के अखबारों ने उसकी थोड़ा अच्छा बहुत अच्छी वो बहुत कुछ ऐसा अच्छा, फैंस को लेके कुछ ओके, मतलब बड़ा नेगेटिव सा वो कुछ पब्लिश कर दिमाग में दिया। ऐसा भरा हुआ था। ओके, नो, आई वाज लाइक चलो जाने दो, होगा हीरो अपना होगा, हमको क्या लेना देना। और फिर मैं अचानक फिर मेरे पास संदेश आता है कि ही इज वेटिंग फॉर यू। तो हम पहुंचे एंड शाहरुख ही गॉट अप हुँ, और उसने तन्मय को गोद में उठाया, ओके, अपनी कुर्सी पर बिठाया और फिर पता नहीं क्या क्या वो ऐसे करने लगा। एंड ही लुक्ड एट मी, ही सेड मैम आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। आई सेड शाहरुख, आई कैन वेट एंटायर लाइफ फॉर हुँ, यू। हुँ, उस समय मुझे लगा कि मैं मेरा ह्यूज क्रश शाहरुख पर है। और हम उसके घर से लौटते हैं, मेरा बेटा उसको कॉमनर की तरह ट्रीट करने लगता है और मैं उसकी हार्डेंड फैन बन जाती हूँ। क्या बात है! ये बहुत रहा। कम लोगों का हो पाता है कि वो अपने क्रश से इस तरीके से मिल पाते हैं। तो ये हाँ, तो यादें बहुत दिन तक रही होंगी आपके साथ। बिल्कुल सही बात है। अभी भी जिस तरह से अभी आप भी याद है ये, कर रहे मैं हैं इतनी तो खुशी से इस बात को कह रही हूँ। यस। दूसरा फ़िल्मों का मैं अपना एक ब्लॉग चलाती हूँ, जिसमें मैं रिव्यू अच्छा, लिखती हूँ और ओके। मेरे आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग तो आप हमारे बता दीजिए ब्लॉग तो स्पॉट रिव्यू पर। लोग फ़िल्म देखने जाएँ तो आपका रिव्यू देख के जाया करें कि हाँ, कौन इसलिए मेरी फ़िल्मों का रिव्यू लोग पढ़ते हैं क्योंकि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर के हाँ, कि लिए रिव्यू नहीं इन्फ्लुएंस होके लिखती नहीं हूँ लिखते, ना। बिल्कुल। मैं एक ऑडियंस के परसेप्शन से लिखती हूँ और वो और बहुत लोगों को ज़रूरी इसलिए है, पसंद आता है। क्योंकि आजकल और तो केवल यही नहीं, मैं विदेशी फ़िल्मों के भी जब रिव्यू लिखती हूँ तो मेरे साउथ कोरिया के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो हमारा इस ब्लॉग स्पॉट पढ़ते हैं। ओके। और इसी तरह इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने बहुत सारी किस भाषाओं नाम की से है फ़िल्मों के अपना ब्लॉग? हमारा ब्लॉग है मूवी फ्राइडे। मूवी फ्राइडे। या ठीक है, मैं लिंक नीचे मैं लिंक भी लिंक मैं दे भेज दूँगा। हाँ, दूंगी लिंक आपको। हाँ। वीडियो में नीचे हम लिंक भी लगा देंगे। आप वहाँ पे थैंक यू सो मच। जाके वहाँ पे देख तो मैं सकते हैं बहुत ही क्योंकि एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि फिल्मों की आजकल बात अगर पेड आप करें। रिव्यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे समय में इस तरह के रिव्यूज़ हाँ, जाने से मैं ज़रूरी है। स्पेशली एक मेंशन करना चाहूंगी, गर्म हवा पिक्चर बहुत पहले की 70s की मूवी थी। ओके। और बलराज साइनी, हुँ, क्रश की बात करूं तो असली क्रश तो मेरा बलराज साइनी थे। डायरेक्टर। जब मैं शायद बच्ची थी, जब मैं जानती भी नहीं थी कि क्रश होता क्या है। हुँ, आई वाज लाइक टोटली इन लव विद बलराज साइनी। तो वो गर्म हवा फिल्म मैंने देखी थी, आई थिंक 72 की फिल्म थी वो।
और मैं 6th में या 7th में पढ़ती थी, या ऐसे ही रहा होगा। वो फ़िल्म मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत ही कम उम्र की थी, इतनी इंटेंस फ़िल्म है, पर मुझे इतना समझ आ रहा था कि इसमें जो भी दिखाया जा रहा है वो कुछ बहुत ख़ास है। हम्म, और आप ये समझिए कि 2012 में वो फ़िल्म जब फिर से री-रिलीज़ हुई है, उसके प्रिंट्स ठीक-विक होके, और उनके हम्म, एमएस सत्यू की फ़िल्म थी, ओके, उनकी बेटी ने उसको रिस्टोर किया था, और उसके बाद 2012 में वो फिर से रिलीज़ हुई थी यहीं लखनऊ के एक मॉल में। और मैंने फिर उस फ़िल्म को जब देखा तो मेरी क्लास 6 की फ़िल्म, मतलब 72 और 2012 की यात्रा, तब उस पूरी फ़िल्म की समझ की बनी। हम्म, और उसके बाद मैंने गर्म हवा पर 2 रिव्यूज़ अपने लिखे थे, जिसमें हमें सत्यू फैमिली से भी उनका रिस्पॉन्स मिला था। ओके। तो ऐसी फ़िल्में मैं पसंद करती आपको हूँ, लगता है मुझे। कि फिल्में समाज का आईना है, कुछ बदलती हैं समाज में, या उसको इसी तरह से बस देखना चाहिए कि फिल्म है और एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है? मैं इसको ऐसे मानती हूँ, रिसेप्टिविटी एक वर्ड होता है ना? जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को आप पानी में डालेंगे तो उसका स्वभाव है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, उसे आप निचोड़ देंगे, पानी निकल जाएगा। तो कुछ लोग रिसेप्टिव होते हैं, तो जो लोग रिसेप्टिव होते हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करते हैं, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी रिसीव करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं। तो आई थिंक सोसाइटी के लिए ये कहना, हम लोग तो बहुत बचपन से ये ऐसे लिखा करते थे ना कि फिल्में समाज समाज का का आईना या है। साहित्य समाज का आईना आईना है है, बिल्कुल। ना। सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो समाज में हो रहा है वो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, लेकिन जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो भी समाज में होता है। तो ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं ये मैं ना इसलिए ये। भी पूछा हाँ। क्योंकि कई बार मेरे अब मुझे अच्छी फिल्मों में तो सत्यकाम जैसी फिल्में किस जमाने में बनी थी धर्मेंद्र साहब की, ना? इसलिए मैं तो ये कितने समाज ने उसका बिल्कुल, असर लिया। इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो लोग कहते हैं कि ये फिल्म फिल्म है जो बिगाड़ रहे हैं। ये जो रील्स है, आज के दौर के रील्स, आप रील्स देखती हैं कि नहीं? मैं बहुत कम देखती हूँ, अच्छा, हाँ। आजकल तो हर किसी का नहीं, पूरा मैं दिन बल्कि रील में सबको ही। कहती हूँ, हम्म, मैं अभी आपको लग रहा है रील? मैं अभी हाँ, साइबर क्राइम पर पढ़ रही थी, मेरा अच्छा। 6 सेमेस्टर एलएलबी का चल रहा है। मैं बता दूं कि रिटायर होने के बाद हाँ, मैंने एलएलबी करना शुरू किया, तो अभी मैं 6 सेमेस्टर मेरा चल रहा है, जिसमें साइबर क्राइम एक उसका पेपर है। तो देखिए मतलब रिटायर दिल से लोग होते हैं, मतलब जेहन से, दिमाग से होते हैं, मुझे लग रहा है आप रिटायरमेंट के बाद एलएलबी कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि लोग रिटायर नहीं होते हैं, दिमाग से मान लेते हैं कि हम रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ सी दिया। रिटायर होना तो मतलब एक एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। जिस दिन हाँ, हमने अपनी सर्विस ज्वाइन की थी, हमें उस दिन ही पता था कि ये हमारी सेवा 30 साल वही तक की चीज। है, मैं नहीं 60 की जैसे, होंगी। हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप किराए के घर पर रहते हैं, 11 महीने की लीज है, तो हाँ, 11वें महीने आपको पता है कि आप बिल्कुल, कोई ये वाला घर हाँ, छोड़ना है। ये फिर आप कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ रहोगे ये आप जानो, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आप रहना छोड़ दोगे ना। सही तो बात, जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, बिल्कुल। रिटायर एक सेवा से हुए हैं। हम्म। तो मैं साइबर क्राइम पढ़ रही थी, तो मैंने इंडियंस का जो डेटा पढ़ा है इंटरनेट यूज का, वो पूरी दुनिया में इंटरनेट का जो मोस्ट यूज है वो वीडियो वॉचिंग का इंडिया का है। बताइए। मतलब और सारे, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा मार्च 24 का है। तो इसको क्या माना जाए कि मतलब इसको मैं बेरोजगारी इसका ज्यादा है? मतलब ये है कि बेरोजगारी टाइम ज्यादा है? पास बहुत ज्यादा है। टाइम पास ज्यादा है अपने हाँ, देश में? और तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको गोरखपुर जाना है तो गाजियाबाद की ट्रेन ना पकड़े। हम्म, तो अगर आपको मेहनत करके अपने काम में विशेषज्ञ बनना है, तो आप रील वील छोड़ के अपने काम पर ध्यान दें। आपको लग रहा है रील बिगाड़ रहा है बच्चों को, अपने आज आप के काम की यूथ को? चीज नहीं देखोगे, ऐसे फालतू का काम करोगे। नहीं, इफ रील अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कहीं मदद कर रहा हाँ, है कहीं तो मदद कर। डेफिनेटली आप देखो, नो? पर आप सारे जीवन दूसरे को कोट करते रहोगे तो आपकी अपनी विचारधारा कब बनेगी, आपका अपना थॉट प्रोसेस कब बनेगा। आप रील बनाती हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं बनाती, नहीं इट्स बनाती हैं। वेरी वेरी रेयर। और वो भी मैं ज्यादातर जब करती हूँ तो अपने ट्रेवल एक्सपीरियंस, मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो मैं फोटोग्राफी और फ्लावर्स और इन सारी चीजों का ही करती हूँ। शाहरुख खान का तो कोई गाना आपको जरूर याद होगा, कुछ गुनगुनाना है? गाना वाना मेरे से नहीं, मत गवाइए। तो कोई गाना ऐसा शाहरुख खान का, क्योंकि उनके गाने लोग गाते हैं, कोई गानों के, और रोमांस के किंग हैं। नहीं, मैं तो अच्छा, शाहरुख अभी खान। आप क्या कर रही हैं, अगर रिसेंटली अगर हम जानना चाहें किस पद पे हैं रिटायरमेंट जी? होने के बाद थोड़े बहुत एंगेजमेंट, मैंने बहुत परमानेंट एंगेजमेंट कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि मैं अपने को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और ज्यादा।
मैं अपने ट्रैवलिंग के लिए टाइम चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई और कुछ लिखना पढ़ना चाहती हूँ। पर रिसेंटली मैं अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नियुक्त हुई हूँ, जिसमें बोर्ड मीटिंग में हमें जाना होता है। उसके साथ साथ जो यूपीपीसीएल का कंज्यूमर फोरम है लखनऊ का, उसमें मैं इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ विद्युत नियामक आयोग की तरफ से। और स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन जो भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश है, मैं उसमें स्टेट कमिश्नर गाइड के पद हाँ, पर मैं भी काम आपके कर रही सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ आपने हूँ। या तस्वीरें वहाँ की शेयर की मैं थी। बिल्कुल उन बच्चों को इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितनी बढ़िया सेवा महाकुंभ में आप दे रहे हैं लोगों को, उसका हमें बहुत गर्व है। और मुझे बहुत दूर दूर से लोगों ने, अभी स्लोवाक के एक मैगजीन में हमारे स्काउट गाइड को क्या बात किसी है। को उन्होंने सपोर्ट किया होगा, तो वो लिंक आया है मेरे पास। तो मुझे ऐसे लगता है कि लोग उनकी प्रेजेंस को महसूस भी कर रहे हैं, और मैं आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ माय स्काउट एंड गाइड who are rendering their selfless services in Kumbh. आजकल की लड़कियों और महिलाओं के लिए मैम अगर मैं बात करूं, क्या कुछ समाज को आप देखती हैं, कितना कुछ उनके लिए बेहतर हुआ है, या किस स्थिति में आप पाती हैं अभी का जो कल्चर है, आज अभी की जो सोसाइटी है उसमें? नो, आई थिंक बहुत सोशल चेंज आया है, बहुत ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, लोगों की सोच समझ में भी काफ़ी अंतर आया है। 30 साल पहले गाँव में जाते हुए कभी सड़क पर लड़कियां नहीं दिखाई देती थी। आज आप इंटीरियर में भी चले जाओ तो स्कूटी लड़की चलाती है और पिताजी या बॉयफ्रेंड बैठा होता है पीछे। शहरों में तो ये बिल्कुल आम नज़ारा सही हो बात। चुका है। तो ये तो एक दिखाई देता है कि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और सरकार ने भी बहुत बढ़िया नीतियां बनाई हैं महिला बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए। तो चाहे कन्या सुमंगला हो, चाहे आपके अटल विद्यालय हो, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम हो, सारे स्कूलों का कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, माध्यमिक विद्यालयों में ऑपरेशन अलंकार के माध्यम से सारी सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान भी दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज की डेट में उनका परसेंटेज ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास हो चुका है, एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पर। ग्रेजुअली ये थोड़ा सा गैप दिखाई देता है, हायर एजुकेशन पर आके गैप दिखाई देता है। और उसी तरह से जॉब में भी देखें, और पॉलिटिकली आप देखें तो पंचायत राज व्यवस्था जो हमारी है उसमें रिजर्वेशन 33% उनका चल रहा है। तो एक एक अवेयरनेस है अभी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसे एक आप दान की तरह ना देखें। आप ये मत कहें, हाँ, कि मैं प्रिविलेज के एहसान गिफ्ट करता की हूँ। तरह हाँ, आप ना दें कि हमने बिल्कुल। हमने भी आपको पढ़ाया है। जी नहीं, हमें पढ़ाना आपका धर्म था। नो, हम्म। तो इसे गिफ्ट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, ये अधिकार की तरह देखा जाना चाहिए कि ये समानता का अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों को भी कि अपने को प्राथमिकता दें। मैं उसी बात पर फिर वापस जी आती जी, हूँ, बिल्कुल। और अपने अपने अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं। तो आपकी चुनौतियां, अभी चुनौतियां तो देखें तो हर किसी की हैं। आज का जो दौर चल रहा है, जो स्ट्रगल है, तो चाहे कोई युवा लड़का है, बालक है, या युवती है, दोनों की चुनौतियां काम धाम को लेके या शिक्षा को लेके, एडजस्टमेंट को लेके, जीवन को लेके, क्योंकि जो भी दौर चल रहा है उससे प्रभावित तो पूरा समाज हो रहा है। ये है कि महिला ज्यादा प्रभावित हो रही है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां डबल ट्रिपल तरह से डिफाइन की गई हैं समाज में। तो इनको कहीं ना कहीं एक इक्वल लेवल पर लेके चलना चाहिए, और दया के भाव से ना देखा जाए। तो ये जो अधिकार, राइट बेस्ड चीजें हैं, जी। वो महिलाओं को अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, खुश होने की बात है। नहीं है तो मांगिए मत, ले लीजिए उसे। मांगिए मत, ले लीजिए। ये थी हमारे साथ ललिता प्रदीप मैम, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही कि आपको जो चुनौतियां हैं वो तो हमेशा रहेंगी और हर समय की अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन महिलाओं को, खासकर लड़कियां, महिलाएं जो भी हैं, उनको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपने को फर्स्ट मानिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपके लिए ही सेक्रीफाइसेस हमेशा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, भाई हमेशा आप भाई ही त्याग और कोशिश। धर्म ये तो सभी त्याग सारी और त्याग। प्राणियों के लिए है बिल्कुल, ना, जब खाली 50-50 की बात खाली आप करते महिलाओं हैं के कि लिए थोड़ी ना कंधे से है। कंधा मिला के चलेंगे, तो फिर बिल्कुल सही दोनों बात तरफ है। चीजें हाँ, होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट को मैम हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और अगले पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।
आप ऐसे ही देखते रहिए 24 अड्डा को, अपना प्यार देते रहिए। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।